इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार कितने हैं और उत्प्रेरक के गुण क्या क्या है। ये कक्षा 10 का अध्याय 6 है, तो उसका भाग है। देखते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा होगी वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। ये अभिक्रिया के वेग को दोस्तों बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी कि वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा इस प्रकार होने वाली घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? उत्प्रेरण। जैसे जब हम पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड की कम मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही उसमें मैग्नीज ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा अधिक मात्रा में प्राप्त होने लग जाती है। इसे कहते हैं हम उत्प्रेरक, तथा ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार की। उत्प्रेरक को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है अवस्था के आधार पर, और जो दूसरा भाग है दोस्तों वो है क्रिया के आधार पर। जो अवस्था के आधार पर है दोस्तों, अवस्था के आधार पर इसको दो भागों में वापस बांटा गया है। पहला भाग है समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा भाग है विषमांगी उत्प्रेरक। और क्रिया के आधार पर दोस्तों इसको पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्रिया के आधार पर इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा है दोस्तों स्वतः उत्प्रेरक, और जो चौथा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैव उत्प्रेरक। तो ये क्रिया के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसका वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो पहले बात करते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक की। अवस्था के आधार पर दोस्तों जो पहला भाग है वो समांगी उत्प्रेरक होता है। समांगी उत्प्रेरक मतलब होता है कि जिसमें, ध्यान रखिएगा, अभिकारक, उत्पाद और तीसरा जो है वो है उत्प्रेरक, तीनों की अवस्था समान होनी चाहिए। अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की अवस्था क्या होनी चाहिए दोस्तों? समान होनी चाहिए। देखते हैं एक अभिक्रिया। देखिएगा दोस्तों, जब हम एस्टर का यानी मेथिल एसीटेट का CH3 COO CH3 का जब हम जल अपघटन कराते हैं, जब मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिएगा इसमें
जो मेथिल एसीटेट है दोस्तों वो द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। जो जल है दोस्तों वो भी लिक्विड अवस्था में है। जो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों वो भी जो है द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। साथ में इसके लिए मेथेनॉल बनता है CH3OH, वो भी जलीय अवस्था में प्राप्त होता है दोस्तों। देखिएगा ये अभिकारक है। अभिकारक की अवस्था कैसी है? द्रव्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा ये उत्पाद है। उत्पाद की अवस्था भी कैसी है दोस्तों? द्रव्य है। तो अभिकारक, उत्पाद और इसके लिए जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो लिया जाता है दोस्तों HCl, और वो भी एक्वस फॉर्म में लिया जाता है, यानी जलीय फॉर्म में लिया जाता है। तो ये देखो अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान होने पर समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक निर्माण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों ये अभिकारक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में है, जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो भी गैस होती है, और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड निर्माण हुआ है वो भी गैस होती है। और इसके लिए जो उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है वो NO उत्प्रेरक लिया जाता है, और ये भी दोस्तों जो है वो गैस फॉर्म में होती है। तो अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों ही गैस अवस्था में होने पर यह समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की विषमांगी उत्प्रेरक की। विषमांगी उत्प्रेरक में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभिकारक व उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न होती है। अभिकारक व उत्प्रेरक की जो अवस्था है दोस्तों वो भिन्न भिन्न होगी। देखते हैं उदाहरण के साथ, देखते हैं इसको। जब हम निकल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं N2+ 3H2 और ये निर्माण करता है अमोनिया का 2NH3। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो गैस फॉर्म में है, जो हाइड्रोजन है वो भी गैस फॉर्म में है। बनने वाली अमोनिया भी क्या होती है? गैस होती है। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है वो फेरस उत्प्रेरक लिया जाता है। फेरस क्या होता है? फेरस धातु है, और धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो देख लेगा अभिकारक व उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये होते हैं दोस्तों समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। बात करते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक की। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक दोस्तों जो पहला प्रकार है वो है धनात्मक उत्प्रेरक। देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं दोस्तों, वेग बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन कराने पर हम मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में ये तापीय अपघटन कराते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए और हमें अधिक मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हो। एक उदाहरण और देखते हैं। जब हम संपर्क विधि से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलाने पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, और इसके लिए भी नाइट्रोसिल ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये भी उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। बात करते हैं दूसरी ऋणात्मक उत्प्रेरक की। ये दोस्तों अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या करते हैं दोस्तों? कम करते हैं या घटा देते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कराते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन कराने पर हमें H2O जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह अपघटन दोस्तों ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराया जाता है, जिसके कारण ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है ग्लिसरॉल, तथा हमें जल की कम मात्रा
प्राप्त होती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर हमें फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है। फॉस्जीन गैस प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण है दोस्तों, वो हम एथेनॉल की उपस्थिति में कराते हैं। ये एथेनॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब ये अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, जिससे ऑक्सीकरण कम मात्रा में होता है तथा ये विषैली गैस जो फॉस्जीन है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है। बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरक की। स्वतः उत्प्रेरक दोस्तों, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे, तो यह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम एथिल एसीटेट का दोस्तों, जब हम एथिल एसीटेट का जलीय अपघटन कराते हैं तो ये हमें एसिटिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है। प्रारंभ में दोस्तों ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल बनना प्रारंभ होता है, यह एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है तथा हमें अत्यधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। तो यह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक का अगला प्रकार है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक है, थोड़ा ढंग से देखिएगा। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। सामान्य जो जैव उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों, वो एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम के लिए मैं आपसे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। जैसे हम यूरिया का जल अपघटन कराने पर हमें अमोनिया प्राप्त होती है। यूरिया का जल अपघटन कराने पर हमें अमोनिया प्राप्त होती है। यह जल अपघटन यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किया जाता है। यह यूरिएज है, यह जैव उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम माल्टोज का अपघटन करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। माल्टोज का अपघटन करने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज दोस्तों माल्टेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। ये जैव उत्प्रेरक का काम करता है। अब दोस्तों रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर हम उत्प्रेरक को दो भागों में और बांटते हैं। क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, दूसरा होता है उत्प्रेरक विष। पहले हम उत्प्रेरक वर्धक की बात करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ती है। अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ती है। जैसे हम निकल का हाइड्रोजनीकरण कराने पर हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसके लिए हम Fe तथा MO उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Fe उत्प्रेरक दोस्तों उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। आगे देखिएगा दोस्तों उत्प्रेरक विष की। उत्प्रेरक विष दोस्तों अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देता है। क्रियाशीलता को कम करता है। इसके लिए देखो अमोनिया का हम हेबर विधि से अमोनिया निर्माण के लिए हम Fe तथा MO उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो जो Fe उत्प्रेरक जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक होता है, लेकिन MO उत्प्रेरक विष का काम करता है। बात करते हैं उत्प्रेरक के गुण की। उत्प्रेरक का दोस्तों पहला गुण है कि ये केवल अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। वेग में परिवर्तन करते हैं।
स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल ये वेग में परिवर्तन करते हैं, या तो वेग बढ़ाएंगे या वेग को कम कर देंगे। दूसरा इसका गुण है दोस्तों कि इसकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है। सूक्ष्म मात्रा में ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। तीसरा गुण है दोस्तों, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। बात करते हैं इसके चौथे गुण की। जो चौथा गुण है दोस्तों वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र व पक्ष दोनों को बराबर प्रभावित करता है। उत्क्रमण अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र व पक्ष दोनों को बराबर उत्प्रेरित करता है। तो ये थे दोस्तों उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरक के गुण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।